मैं कर्नल प्रकाश चंद्र डिफेंस रिव्यू के इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। चीन इंडिया को अलग अलग तरीके से दबाने और परेशान करने में लगा हुआ है। चीन के धोखाधड़ी का कोई अंत ही नज़र नहीं आ रहा है। हमें चीन से कैसे डील करना चाहिए, आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल बटन भी दबाएं ताकि अगले वीडियो के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। हर एक देश के इतिहास में एक ऐसा समय या टर्निंग पॉइंट आता है जो देश के जनता को सोचने पे मजबूर कर देता है, उनकी सोच को बदल देता है और देश को एक नई दिशा में ले जाता है। 15 जून 2020 को गलवान वैली में कर्नल संतोष बाबू और उनके साथ भारतीय सेना के 20 बहादुर जवानों का देश के लिए सुप्रीम सेक्रीफाइस एक ऐसी ही अभूतपूर्व घटना है। चीन की दगाबाजी और भारतीय सेना के इस शौर्य से देश में एक नई दृढ़ता, विश्वास और मजबूत इरादों का संचार हुआ है। गलवान के हमारे शहीदों ने पूरे देश के लोगों को चीन के खिलाफ एकजुट कर दिया है। यहाँ तक कि कई और देश भी इंडियन आर्मी के बहादुरी से बहुत प्रभावित हुए हैं और चीन का विरोध करने की हिम्मत उनमें भी पैदा हो गई है। आज देश का बच्चा बच्चा गलवान वैली और पैंगोंग लेक के बारे में जानता है। हम अखबारों में पढ़ते हैं कि चाइनीज़ आर्मी थोड़ा पीछे हट गई है, कभी यहाँ से कभी वहाँ से। हम खुश हो जाते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, लेकिन अगले दिन फिर पढ़ने को मिलता है कि चाइनीज़ ने और ज़्यादा आर्मी इकट्ठा कर लिया, डिप्लॉय कर लिया, कहीं पे बुलडोज़र ले आए, कहीं पे नदी का डायरेक्शन चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की खबरें पढ़ने में आती हैं। तो ये सारी दगाबाजी वो जाई जिनपिंग कर रहा है जो कुछ दिन पहले गुजरात में झूला झूल कर गया है। अब इंडियन आर्मी ने फ्रंट पे, बॉर्डर पे और LAC वगैरह पे काफ़ी ज़्यादा ट्रूप्स उन एरियाज़ में डिप्लॉय कर लिया है जहां चीन की शैतानियाँ चल रही हैं, ताकि चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। लेकिन हमें यह समझना होगा कि चीन एक दोमुहा सांप है और वो थोड़ा सा पीछे हट गया है तो ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। चीन अपने लॉन्ग टर्म प्लान से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा है और न वो हटेगा, ये हमें समझ लेना चाहिए। वो इंडिया से ट्रेड भी करेगा और इंडिया के ज़मीन पे कब्जा करने में भी लगा रहेगा। मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया है कि चीन अपने को दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बना चुका है और वो ये मानकर चलता है कि दुनिया चीन पर पूरी तरह डिपेंडेंट है। चीन के इस विश्वास को गलत साबित करने के लिए हमें अगले 10 साल तक मेक इन इंडिया पे जोर देना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। चीन इंटरनेशनल फोरम पे इंडिया के हर एक इंटरेस्ट के खिलाफ खुलेआम पोजीशन लेता है, उसे इसमें कोई हेजिटेशन नहीं है। UN के सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया के शामिल होने पर सिर्फ चीन ही एक ऐसा देश है जो अपोज करता है। हाफिज सईद को भी चीन यूनाइटेड नेशन में खुलेआम प्रोटेक्ट करता है। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में भी जब इंडिया को शामिल करने की बात चल रही थी तो चीन इसके विरुद्ध था। चीन मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजीम MTCR में इंडिया को शामिल करने के खिलाफ था। यानी कि चीन हर एक फोरम पे हमें अपोज करता रहता है। हम फिर भी चीन के साथ ट्रेड तो कर ही रहे हैं। यानी कि चीन अच्छी तरह से समझता है कि वो इंडिया को अपोज भी करेगा, ज़मीन भी हड़पता रहेगा, फिर भी ट्रेड पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। हम चाइनीज़ माल खरीदते रहेंगे। शायद चीन का ये सोच ठीक ही है, फ़िलहाल तो ऐसा ही लग रहा है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हमारे पास इस धोखेबाज चीन का कोई काट है भी या नहीं? आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। हमारा देश आज एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे खड़ा है। हमें ये डिसाइड करना है कि क्या चीन के इस ज़मीन हथियाने पाकिस्तान को प्रॉक्सी बनाकर हमें परेशान करने वगैरह का जवाब हम सिर्फ मिलिट्री एक्शन से ही देना चाहते हैं या और भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं। मेरा ओपिनियन है कि मिलिट्री ऑप्शन तो हमारे पास है ही। अगर लड़ाई हुआ तो
तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस चीन को पीछे धकेल ही देगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन चीन फिर भी अपनी आदत से बाज नहीं आएगा और इस किस्म की हरकतें करता रहेगा। वो बहुत ही बेशर्म देश है। लात खाने के बाद भी वो फिर वही हरकत करेगा जैसा कि पाकिस्तान LOC पे रोज़ करता है। इसलिए हमें मिलिट्री ऑप्शन के अलावा और भी ऑप्शंस के बारे में सोचना चाहिए और उनको फोकस में लाना चाहिए। अगर हम थोड़ा समझदारी और डिटर्मिनेशन के साथ लॉन्ग टर्म प्लान बनाएं तो हम चीन को उसी की भाषा में जवाब दे सकते हैं, तभी उसे समझ में भी आएगा, ऐसे वो नहीं समझेगा। हमें थोड़ा हट कर सोचना पड़ेगा। तो फिर ये सवाल उठता है कि हम क्या एक्शन लें जिससे कि चीन अपनी हरकतों से बाज आए। हमें चीन के कमज़ोर पॉइंट्स ढूंढने होंगे और उन पर एक्शन लेने होंगे और अपने सरकारी पॉलिसी में ज़मीनी बदलाव करने पड़ेंगे। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पर हमें तुरंत एक्शन शुरू कर देना चाहिए। तो चलिए इन्हीं ऑप्शंस को वन बाय वन एग्जामिन करते हैं। दुनिया ने पहला गलती ये किया कि हम सब ने मिलकर चीन को ग्लोबल ट्रेडिंग ऑर्डर को डोमिनेट करने का मौका दे दिया। पिछले 35 साल से चीन अपने को इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर बनाने में लगा हुआ है, लेकिन 1962 के धोखे के बाद भी हमारी आंखें नहीं खुली। अब चीन ऐसे पोजीशन पे आ गया है कि वह दूसरे देशों के ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग को ख़त्म कर रहा है। वो अपने यहाँ की कंपनियों को भारी सब्सिडी देता है, अपने करेंसी का मैनिपुलेशन करता है और कम कीमत पर सामान बेचकर हमारे कंपनियों को बंद करा देता है। फ्री मार्केट के नाम पर चीन ने वर्ल्ड ट्रेड पे कब्ज़ा कर लिया है। एक तरीके से चीन ने इंडिया को अपना एक आर्थिक कॉलोनी बना लिया है और इस पोजीशन पर आ गया है कि उसका सामान खरीदे बिना हमारा गुजारा नहीं है। चीन की वजह से हमारे यहाँ नौकरियाँ भी कम हो गई हैं। हम सिर्फ चीन में बने सामान को बेचने वाले और कंज्यूम करने वाले हो गए हैं। ये कब तक चलेगा? इसलिए इंडिया को अपने ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग को बचाने के लिए और अपने इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए गंभीर कदम उठाने होंगे। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि चीन हमारे कमजोरियों से ही हमें हराता है। वह ट्रेड को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है और हमारे देश के इकोनॉमी को ख़राब कर रहा है। हमें इस जाल से निकलना पड़ेगा। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत इस दिशा में एक इम्पॉर्टेंट कदम है, लेकिन ये सिर्फ नारों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को इस बारे में सीरियस होना पड़ेगा। अभी नहीं तो कभी नहीं वाली परिस्थिति में हम पहुंच चुके हैं। चाइना इंटरनेशनल एग्रीमेंट की कोई इज़्ज़त नहीं करता। अपने समय के मुताबिक, अपने सुविधा के मुताबिक उनको इंटरप्रेट करता है। 1993 में चीन के साथ इंडिया का बॉर्डर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट साइन हुआ था 1993 में, लेकिन चीन इस एग्रीमेंट की कोई इज़्ज़त नहीं करता। इसलिए हमें एग्रीमेंट वगैरह पे ज़्यादा भरोसा नहीं रखना चाहिए। चीन वो चीज़ है ही नहीं जो कि अपने वादे पे टिका रहे। चीन से हमें उसी भाषा में बात करना चाहिए जो उसकी समझ में आता है। हमें चीन के वीक पॉइंट्स को ढूंढना है, बल्कि हम चीन के वीक पॉइंट्स को अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन कमज़ोर फॉरेन पॉलिसी की वजह से उन दुखती रगों को हम दबाने की कोशिश नहीं करते हैं। अब समय आ गया है कि इस दिशा में हम सॉलिड स्टेप्स उठाएं। हांगकांग में चल रहे डेमोक्रेसी के पक्ष में आंदोलन इस विषय में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। महाराज धृतराष्ट्र के भाई विदुर ने कहा था, शठे शाठ्यम समाचरेत, यानी कि जो जैसा है उसके साथ वैसा ही बर्ताव करना चाहिए। वेद में भी आज्ञा है कि छली, कपटी और धोखेबाज को छल, कपट और धोखे से मारने की अनुमति है। हांगकांग के इशू पर हम चीन को बहुत मजबूती से घेर सकते हैं और इस पर दुनिया के अनेक बड़े और डेमोक्रेटिक देश इंडिया का साथ देंगे। इंडिया को एक लीडिंग रोल प्ले करना पड़ेगा इस दिशा में। बैलेंसिंग रोल प्ले करने वाला समय अब नहीं है कि हम बीच का रास्ता हर एक जगह बनाते चलें।
इंडिया को हांगकांग के प्रो डेमोक्रेसी स्ट्रगल को ओपनली सपोर्ट करना चाहिए और देशों के साथ मिलकर। अगर ऐसा हुआ तो चीन की काफ़ी बदनामी होगी और उसकी हवा निकल जाएगी। हमारा अगला एक्शन होना चाहिए सपोर्ट टू ताइवान। इंडिया को खुलकर ताइवान के सपोर्ट में आना चाहिए जैसा अमेरिका करता है। आखिर हम कब तक चीन के वन साइडेड लिहाज करते रहेंगे? चीन कश्मीर और लद्दाख के इशू को यूएन में उठाता है, लेकिन हमारा फॉरेन पॉलिसी चीन से इतना क्यों सहमा रहता है? अमेरिका ने तो ताइवान के बारे में एक एक्ट भी बना लिया है ताइवान को सपोर्ट करने के लिए। इस एक्ट का नाम है ताइवान एलाइज इंटरनेशनल प्रोटेक्शन एंड एनहांसमेंट इनिशिएटिव एक्ट, जिसको शॉर्ट में ताइपेई एक्ट बोलते हैं। चीन हमारे इलाकों पे कब्जा करे, हमें आंख दिखाए, फिर भी हम चीन का लिहाज करते रहें कि अगर इंडिया ने ताइवान को सपोर्ट किया तो चीन बुरा मान जाएगा। ये एक कमज़ोर फॉरेन पॉलिसी है। इंडिया को चाहिए कि वो ताइवान को वर्ल्ड फोरम पे सपोर्ट करे। ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपर्ट है, दुनिया का लीडर है। वह इंडिया को इस टेक्नोलॉजी में मदद कर सकता है। अगर इंडिया सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग लार्ज स्केल पे करने लगे तो चीन को बहुत बड़ा झटका लगेगा। इसके लिए इंडिया को चाहिए कि वो ताइवान को हथियार सप्लाई करे, जैसा कि अनेक तरह के मिसाइल हैं, ब्रह्मोस मिसाइल है, आकाश, पृथ्वी इत्यादि। और भी चीज़ वो सप्लाई कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट सप्लाई कर सकता है, तेजस। तभी तो चीन घिरेगा। अगर चीन पाकिस्तान को हथियार सप्लाई कर सकता है तो इंडिया ताइवान को हथियार सप्लाई करने में क्यों डरता है? इंटरनेशनल रिलेशन में एक सीमा से ज़्यादा लिहाज करना कमजोरी का निशानी माना जाता है। इसलिए इंडिया को खुलकर चीन के इंटरेस्ट के खिलाफ एक्शन लेना होगा। 1950 में तब की भारत सरकार द्वारा किए गए गलतियों को सुधारना होगा और नया स्टैंड लेना होगा कि ताइवान एक अलग देश है। अभी ताइवान का सिर्फ एक कल्चरल और इकोनॉमिक सेंटर इंडिया में है। एक पॉलिटिकल ऑफिस भी इंडियन गवर्नमेंट को ताइवान का खोलना चाहिए दिल्ली में। अगला पॉइंट है रीसेटिंग आवर पॉलिसी ऑन तिब्बत। आपको मालूम होना चाहिए कि 1914 में तिब्बत की सरकार ने शिमला एकॉर्ड साइन किया था ब्रिटिश इंडिया के साथ। इस एकॉर्ड के मुताबिक साउथ तिब्बत एरिया ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा हो गया 1914 में। लेकिन 1915 में चीन ने तिब्बत पे हमला करके पूरे तिब्बत को चीन में मिला लिया। तब की भारतीय सरकार चुप रही और यहाँ तक कि तब की भारतीय सरकार ने 1952 में तिब्बत से इंडियन मिशन भी हटा लिया। ये एक ऐतिहासिक भूल थी, कंप्लीट सरेंडर था। ये हमारे फॉरेन पॉलिसी का कंप्लीट सरेंडर था। अब तिब्बत की एक सरकार एग्ज़ाइल में इंडिया के धर्मशाला में है। हमें चाहिए कि हम माननीय दलाई लामा और तिब्बत गवर्नमेंट इन एग्ज़ाइल को और ज़्यादा पॉलिटिकली विजिबल और स्ट्रॉन्ग बनाएं। उन्होंने अभी काफ़ी शांति धारण कर रखा है, चुपचाप हैं और कुछ कर भी नहीं सकते। इसलिए ज़रूरी है कि उन्हें धर्मशाला से दिल्ली के चाणक्यपुरी में शिफ्ट किया जाए, जहां और देशों की एम्बेसी है। इससे उनकी विजिबिलिटी बढ़ेगी। साथ ही साथ भारतीय सरकार माननीय दलाई लामा को वर्ल्ड पॉलिटिकल स्टेज पर और ज़्यादा एक्टिव और प्रोमिनेंट बनाए। इसकी सख्त ज़रूरत है ये कदम उठाने की। हमें बलूचिस्तान को भी सपोर्ट करना चाहिए ओपनली। बलूचिस्तान को पाकिस्तान ने हड़प लिया है। बलूचिस्तान के रास्ते चीन एक रोड बना रहा है जो ग्वादार पोर्ट तक जाता है। ये चीन का एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक और मिलिट्री कॉरिडोर है। बहुत से बलूची लीडर दूसरे देशों में शरण लिए हुए हैं। इंडिया को चाहिए कि वो बलूचिस्तान के फ्रीडम मूवमेंट को पॉलिटिकली और फाइनेंशियली सपोर्ट करे। बलोच लीडर्स को भी दिल्ली में ऑफिस खोलने का परमिशन देना चाहिए। अभी तक हमने इस दिशा में कोई कदम उठाया नहीं है। चीन और पाकिस्तान हर एक फोरम पे कश्मीर और लद्दाख के बारे में सवाल करते हैं, तो फिर हम बलूचिस्तान, हांगकांग और ताइवान के बारे में क्यों चुप रहते हैं? ये समझ में आने वाली बात नहीं है।
नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ की इंडियन गवर्नमेंट बहुत अच्छा एक्शन ले सकती है, वो है जिनजियांग प्रोविंस के उइघुर मुस्लिम्स, जो कि एक एथनिक माइनॉरिटी हैं, उनकी आवाज़ उठाए। करीब 30 लाख एथनिक मुस्लिम्स माइनॉरिटी चीन के कंसंट्रेशन कैंप में सड़ रहे हैं। वही चीन हमें ह्यूमन राइट का पाठ भी पढ़ाता है। तो ऐसा क्या है जिसके कारण हम चीन के इतने बड़े पैमाने पे हो रहे ह्यूमन राइट वायलेशन पे चुप बैठे हैं और कश्मीर के बारे में उसकी बात सुन लेते हैं? इंडिया को इस ह्यूमन राइट वायलेशन को हर एक फोरम पे उठाना चाहिए, जिससे कि दुनिया जान सके चीन के डबल स्टैंडर्ड के बारे में। फाइनली हम सबको ये रियलाइज़ करना चाहिए कि लद्दाख और गलवान वैली में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है वो सिर्फ डिस्प्यूटेड एरिया के लिए नहीं है। उस पथरीले उजाड़ इलाके पे कब्जा करके चीन को कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। असली मकसद तो चीन का शक्ति प्रदर्शन है। चीन वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करके अमेरिका को नंबर 1 पोजीशन से हटाना चाहता है। इसी एम को अचीव करने के लिए चीन हांगकांग, ताइवान और साउथ चाइना सी में अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा है और अपना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस को बढ़ा रहा है। वो ऑस्ट्रेलिया, जापान और कनाडा को भी धमकी दे रहा है। इंडिया बेल्ट एंड रोड BRI इनिशिएटिव जो चाइना का है उसके भी खिलाफ है। इसलिए भी इंडिया को चीन के इस नए जियोपॉलिटिकल एम्बिशन को समझना होगा। अब चीन को खुश करने वाली पॉलिसी नहीं चलेगी, वरना चीन वही हाल करेगा जो पंडित नेहरू जी का हुआ था। चीन का स्ट्रेटजी और एम क्लियर है, इसलिए इंडिया को अपने फॉरेन पॉलिसी में बड़ा बदलाव लाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। अब सो कॉल्ड नॉन अलाइंड रहने से काम नहीं चलेगा। अगर सरकार नई पॉलिसी बनाती है और उस पर मजबूती से चलती है तो 21वीं सदी भारत का होगा। लेकिन अगर हम पहले की तरह ढुलमुल पॉलिसी पर ही चलते रहे तो हम हमेशा के लिए चीन का सैटेलाइट बनकर रह जाएंगे। ये एक ऐतिहासिक मौका है जो चीख चीख कर बोल रहा है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। तो हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप को और हमारे देश के जनता को इस बात को समझना है और मजबूत और कंसिस्टेंट और लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाना है और उन पे चलना है। इसके बारे में सोचिएगा ज़रूर। जय हिंद।